हाय, हाउ आर यू ऑल। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर। जगलर वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। जगलर वाली प्रॉब्लम से ही तो मैं पहले प्रॉब्लम लिखता हूँ, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है एक इंसान है, मैन थ्रोज balls with the same speed और कैसे जी, वर्टिकली upward, one after the other। ठीक है, at an interval of 2 seconds, what should be the what should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any instant। ठीक है जी, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मोर देन 20 मीटर पर सेकेंड, एट लीस्ट 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड एनी स्पीड लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ओनली विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये चार ऑप्शन आपको चूज करने हैं, इसमें से मतलब कोई एक ऑप्शन। तो ये सवाल, इसमें मतलब मैं आपको बताऊं 95% बच्चा फंस जाता है जब भी इस सवाल को वो कर रहा होता है। तो इसकी अप्रोच देखते हैं। अप्रोच मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आपने समझ लिया फिर इस तरह का सवाल आप कुछ भी मतलब सोचने का तरीका आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, मैं दो सिचुएशन बनाता हूं क्योंकि 10 और 20 के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है। पहली सिचुएशन में बना लेता हूं कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल फेंक रहा हूं और किसी भी मोमेंट पे मतलब दो से ज्यादा बॉल हवा में रहनी चाहिए, मतलब स्काई में, तो एयर में रहनी चाहिए। द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन टू बॉल आर इन द स्काई, ये मेन इसकी लाइन है जिसका हमें ध्यान रखते हुए आंसर करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉल कहाँ जाके रुकेगी, यहाँ जाके रुकेगी और यहाँ से फिर नीचे गिरेगी। यही तो मोशन द ग्रेविटी। इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यू बाई जी, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा बच्चे, 1 सेकेंड। और शर्त क्या है, वो अगली बॉल 2 सेकंड बाद फेंकेगा। यानी कि मैं, शर्त ये है कि मैंने ये बॉल फेंक दी, अब मैं अगली बॉल 2 सेकंड बाद फेंकूंगा। तो देखते हैं होता क्या है अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं। तो 1 सेकंड अभी तो यहाँ, तो अभी तो फेंक नहीं सकता, तो 1 सेकंड यहाँ लगेगा इसको नीचे आने में। तो जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ये नीचे आया तो कितने, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, मैंने फिर अगली बॉल फेंक दी। ये मेरी नेक्स्ट बॉल है। तो क्या एयर में कोई बॉल है जब मैंने फेंकी? नहीं, जो बॉल फेंकी थी वो वापस आ गई, क्योंकि शर्त क्या है, 2 सेकंड बाद, यानी कि 2 सेकंड के इंटरवल के बाद आपको फेंकनी है। तो इसका मतलब अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो उस केस में तो बॉल वापस आएगी और फिर मैं दूसरी बॉल फेंकूंगा, तो एयर में कोई भी बॉल नहीं है, नो बॉल इज इन एयर, कोई बॉल नहीं है भैया ऊपर। अब अगली सिचुएशन बनाते हैं, 20 ले लो। अगर यहां क्या है, बॉल यहां पहुंचेगी, यहां से फिर नीचे गिरेगी, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यू बाई जी, यानी कि 2 सेकंड। फिर यहां से यहां तक गिरने में भी 2 सेकंड लगेगा। लेकिन बात यह है हर 2 सेकंड बाद फेंकनी है। तो जैसे ही ये यहां पहुंची मैंने अगली बॉल फेंक दी,
ये नेक्स्ट बॉल, ये कौन सी है नेक्स्ट बॉल, समझते रहे ना, ये नेक्स्ट बॉल फेंकी, ये पहले वाली बॉल यहां पहुंच चुकी है, ये फर्स्ट जो यहां थी t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो, पूरी मैं प्रॉपर समझा रहा हूं, आप समझना, क्योंकि आंसर तो फिर आप कर ही दोगे, पहले समझ में भी तो आना चाहिए ना। मेन दिक्कत है कि अब जैसे पेपर 25 में 26 में, अब पेपर ऐसा ही आएगा, आप 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप सोचना सीखें कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे सोचना आ गया एक बार, तो मैं नया सवाल आसानी से बना दूंगा, अगर नहीं तो मुझे नया सवाल, बच्चे को सबसे, कोई भी इंसान हो भाई, नया सवाल नहीं बना सकता अगर उसकी थिंकिंग उस लेवल पे नहीं पहुंची है, उसने सोचना नहीं सीखा है। तो ये वन यहां पहुंच गई, अब आपने दूसरी बॉल फेंक दी, 2 नंबर वाली बॉल। अब क्या हुआ, जब ये 2 नंबर वाली बॉल यहां पहुंचेगी, यानी कि 2 नंबर वाली बॉल यहां पहुंची, तो ये 1 नंबर वाली बॉल यहां पहुंच जाएगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, अरे हाँ है ना। तो यानी कि 1 नंबर वाली बॉल जब यहां आई तो 2 नंबर वाली यहां है, तो आपने फिर जैसे ही यहां पहुंची, 3 नंबर वाली बॉल फिर फेंक दी आपने, ये, तो यानी कि 2 सेकंड बाद ये फेंकी, 2 सेकंड बाद ये फेंकी। अब आप इस सिचुएशन को देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से, मैं दूसरा पेन 1 मिनट में रेड पेन का और यूज कर लेता हूं, लेट मी, 1 मिनट बस, अपन रेड पेन और यूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, आप t इज इक्वल टू जीरो ये है, ये t इज इक्वल टू 2 पे फेंकी गई है, ये t इज इक्वल टू 4, 2-2 सेकंड के अंतराल से। अब फिलहाल सिचुएशन क्या है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये यहां है, ठीक है, 1 नंबर वाली यहां आ चुकी है, 3 नंबर वाली यहां है, और जो 2 नंबर वाली है वो यहां है, कुछ ये सिनेरियो बन रखा है। तो इस टाइम एयर में कितनी बॉल है, अगर मैं एयर की बात करूं तो एक बॉल है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं, ना तो यहां से फुलफिल हो रही ना यहां से, तो इसका मतलब एटलीस्ट 10 वाला तो हटा ही दो, ठीक है। लेस देन 20, अरे 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं तभी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप 20 से फेंक रहे हो, ये मैंने अभी प्रूव कर दिया, लेकिन अगर आप मोर देन 20 से फेंकते हो, तो इसका मतलब हवा में 2 बॉल से ज्यादा पाई जा सकती हैं, तो यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सोचने का देखो, 20 पे फेंका मैंने, अब होगा क्या, अब आप थोड़ा सा और धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ो, मान लो आपने 30 से फेंका, आप खुद बना के देखो, आपने 30 से फेंका, तो इसको जाने में 3 सेकंड लगे, अब जैसे ही ये कहीं यहां 2 सेकंड पे पहुंचेगा, आप दूसरी फेंक देंगे बॉल, तो जब तक ये बॉल यहां आएगी, ठीक है, हवा में 2 से ज्यादा बॉल यहां रहने वाली है, मतलब, लेकिन वो पॉसिबल तभी है, मैं एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा 30 पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब आप इस 20 से ज्यादा पे फेंकोगे, क्योंकि 20 पे आपने 20 के साथ फेंका, तो 20 वाला सिनेरियो आपको सामने आ गया कि 4 सेकंड बाद क्या होगा, ये यहां है, आप फेंक रहे हो, आप 2 नंबर वाली यहां है, और ये जगलर जैसे होता है ना, वो फेंकता रहता है, बॉल ऐसे घूम घूम के आ रही होती है, तो ये 3 बॉल वाला चलता रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आपको मोर देन 20 से फेंकनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा बॉल आपकी एयर में रहें। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कैसे इस बात को अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है, तो वो आप एक बार डायग्राम बना के देखोगे तो ही आपको वो बात पता चलने वाली है। चलो जी, ये हमें पता चला। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं, नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट क्या है, जगलर वाला समझ में आया ना, ये आना ही चाहिए, मतलब ये सवाल बड़ा परेशान करेगा आपको, और ये इसीलिए मैंने दोनों केस डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि 20 से ज्यादा जो स्पीड होगी, मैं फिर से थोड़ा बता देता हूं इस पे, अगर 20 से ज्यादा स्पीड होगी तभी, लेट्स सपोज 30 है, तो 30 में यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लगेगी, तो 3 सेकंड लगेंगी, तो 2 सेकंड में तो यहां कहीं होगा, तो बॉल आपने फेंक दी, तो जब तक वो आएगा तो 6 सेकंड लगने वाले हैं, उस 6 सेकंड के अंदर आप कितनी बॉल फेंक देंगे, आप हर 2 सेकंड में आपको बॉल फेंकनी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको वो सोचना है। खैर, आप डायग्राम ऐसे ही बना के देखेंगे तो आपको खुद वो बात पता चल जाएगी, इतना तो आपको सोच के देखना पड़ेगा, सोचने का तरीका वो मैंने आपको बताया ही है। अब नोट पॉइंट आप देखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या कहता है
कि एक पर्टिकुलर टाइप की पैटर्न का सवाल होता है कि अगर ये बैलून है, मान लो आपने देखा ही होगा, ये जो ऊपर जाने वाला बैलून है, इसमें ये इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। सवाल क्या है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है बैलून, और इसने एक पत्थर ड्रॉप किया, इस इंसान ने। अब ये इंसान जो पत्थर ड्रॉप करता है, ठीक है, तो ये पत्थर की स्पीड वही होगी जो इस बैलून की स्पीड है, यानी कि ये पत्थर भी v स्पीड से, जो पत्थर जब ये छोड़ेगा तो इस पत्थर की स्पीड वही होगी जो इसकी बैलून की है। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो लगता है वो यूज होता है रिलेटिव का। अब रिलेटिव हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो इसलिए हम इस बात का जिक्र, हम इस बात को वापस से आगे मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर बैलून से आपने कोई पत्थर ड्रॉप किया है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो उसकी स्पीड वही होगी जो बैलून की है। तो इस बात को अभी के लिए हम लिख लेते हैं। इफ अ बॉडी is dropped from a balloon या फिर मूविंग बॉडी, तो देन it has same speed as moving body have। तो आप कभी भी ड्रॉप करो इसको, कुछ भी हो, इसकी स्पीड वही होगी जो इसकी स्पीड है। यानी कि थोड़ा पेन बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये बैलून है और ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड बना लो, और यहाँ से एक पत्थर ड्रॉप हुआ, तो जो पत्थर ड्रॉप किया इस बंदे ने, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब ये क्यों बता रहे हो सर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, चलो सर, इतनी तो बात याद आ गई सर, इतना ठीक है, मैंने मान भी लिया आपकी बात। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आप जो हम लगाएंगे आप यहीं लिख लो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वापस आगे तो लिखने से रहे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में यहीं लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स में लिखी रहे एक्सप्लेनेशन। वेलोसिटी ऑफ ये बॉल है या ऑब्जेक्ट, मान लो इसको ओ नोटेशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बलून क्या है, जीरो। डन है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसको लिखा जा सकता है ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बलून, ये तो है जीरो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस, तो इसको इधर ले आओ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बलून। हेंस प्रूफ। समझ रहे हैं आप? बस इतनी सी बात है। ये कैसे आया, ये हम जब रिलेटिव पढ़ेंगे तब आएगा। रिलेटिव में लिखा है क्योंकि इसके अंदर है ना, फ्रेम के अंदर, ये दोनों, ये और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये है तुम्हारा जी ग्राउंड। अब वेस्ट ना करते हुए इसके ऊपर, सर ये क्यों बताया आपने, इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको सवाल देखना पड़ेगा। सवाल क्या है आपका कि एक स्टोन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 60-meter high when the stone was
dropped, find its height when the stone find its time नहीं, find the time of flight when the stone hits the ground। ठीक है, अब सही है। और आपको जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस जी तो हम सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेते हैं, 9.8 भी ले लेते हैं और 10 भी ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ, ये कह रहा है एक बलून है जो ऊपर जा रहा है, बलून बनाओ। ड्राइंग मेरा थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है तो आप गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये ग्राउंड से कितने ऊपर है, ये 60 मीटर ऊपर है फिलहाल, जिस इंस्टेंट पे आपने ये पत्थर छोड़ा है, तो इसकी स्पीड वही होगी जो इसकी है। आपको नहीं लगता अब ये सवाल कुछ इस तरीके का सवाल बन गया कि आपने एक टावर है, अभी जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, इससे आपने एक बॉल को फेंका 5 मीटर पर सेकंड जो कि 60 मीटर ऊपर है, तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा। आपको नहीं लगता ये वही सवाल बन गया। मोशन को ब्रेक करो, पहले यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, u/g 5/10 t1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल लो, क्योंकि अब ये मोशन ये वाली है t2 हो जाएगा √2h/g। अगर ये h और ये वाली हाइट जो है वो पता चल जाए, ये वाली पता चल जाए, तो इसमें जोड़ दूंगा, इसमें जोड़ते ही मुझे h पता चल जाएगी। तो मेरी h कितनी है तुम्हारी, 60 प्लस ये वाली हाइट जो है h, यही है ना। सवाल देखो, क्वाड्रेटिक से बच जाओगे आप। तो h क्या हो गया तुम्हारा, u+v/2 × t। तो ये कितना गया, 5, ऊपर जाके 0/2 गुना 1/2, तो ये कितना हो गया, 5/4। तो ये कितना हो गया, 60 + 5/4। हुआ या नहीं हुआ, अरे बोले भाई। तो ये कितना हो गया, 245/4। आ जाओ t2 निकालने पे। तो t2 कितना आ गया, यहाँ निकाल लेते हैं t2 अलग से, √2h/g। 2 इंटू एच कितना है, 245 बच्चे, /4 इंटू जी बोले तो 10। तो थोड़ा सा तो गड़बड़ तो क्या ही है, थोड़ा अपन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं अपन, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो फिर क्या पता चलेगा। 245 तो ये 490 आ गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 7/2। यानी कि टोटल टाइम t1 + t2, यानी कि 1/2 + 7/2 विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। खत्म आंसर। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन इसका करना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो है इसमें बस इतना ही मतलब था, वो अलग से दे रखी है, बैलून से जब आप छोड़ोगे तो उतनी स्पीड से। अब तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सवाल बच गया, बन गया वही, एच हाइट से आपने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर से फेंक दिया, तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में। पिछले लेक्चर हमने यही तो बात की थी। तो इस तरीके से इन सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आपने अगर अपने कोचिंग का मॉड्यूल बना के देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी काफ़ी, कि मैं क्या क्या बातें इन डिटेल आपको बताने लग रहा हूँ। देखो, बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैं बिल्ड करने लग रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब तक बच्चों तक पहुंचेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ ताकि वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपन, कैसे सोचा जा सकता है चीज़ों के बारे में, चीज़ों का मतलब क्या है। क्योंकि जब मैं कोचिंग में भी क्लास में पढ़ाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कुछ कमी है। यानी कि जो लेक्चर वहाँ लेक्चर अप्रो आप समझ सकते हैं, जो भी बच्चा कोचिंग कर रहा होगा, कि
लेक्चर कम लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें करा दी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम इसीलिए मैं यहाँ चीज़ें डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे के पीओवी से थोड़ा-सा बनता भी है उतना। तो हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता भाई। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 12th के बाद कोचिंग करना स्टार्ट करते हैं, साल भर तो उनको यही समझने में लग जाता है कि हो क्या रहा है। खैर, तो एक बहुत अच्छा सवाल जेईई मेंस का सवाल है ये। जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे काफ़ी पसंद है ये सवाल, तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। ये कहता है कि एक बॉल है, इज थ्रोन vertically up with certain velocity so that it reaches a maximum height h। ठीक है जी। आपको पूछा है इसने फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम, पोज लेके फिर आप एक बार करो फिर सॉल्यूशन देखना। टाइम इन विच इट इज at height h by 3 while going up and coming down respectively। यानी कि अब इस सवाल को समझने की ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार, क्योंकि ऑप्शन ही इसके देखते ही आपको लगेगा कि ये तो बड़े खतरनाक से ऑप्शन लिख दिए सर ने। तो ये मैंने नहीं लिखे भाई, एनटीए वालों ने लिखे हैं। तो कुछ इस तरीके से है। अब इस सवाल को बड़े अच्छे से हम तोड़ मरोड़ के इसका जवाब देंगे। कैसे? जैसे देखो, हमसे पूछा गया है, पहले एक बार डायग्राम बना लें। तो हमसे क्या कहा गया है कि आपने एक बॉल को फेंका, फेंक दीजिए और बॉल पहुंचेगी यहाँ। तो मैं तो हमेशा मोशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग को तोड़ लेता हूँ। बॉल यहाँ पहुंची, रुकी, रुकने के बाद नीचे, तो नीचे डिसेंडिंग को ऐसे बना लिया। अब ये कह रहा है ये कहीं यहाँ पहुंची h/3 हाइट, और ये टोटल हाइट कितना जाती है h। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करेगी, यानी कि पहले गया, लेट्स सपोज t1 टाइम लगा इसको यहाँ जाने में। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये वापस घूम के जब यहाँ आएगी तो इसको टाइम लगा मान लो t2, और आपसे यही t1/t2 का रेशियो पूछा गया है। अब बनाया जाए तो सवाल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये h के हिसाब से दे रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये h/3 है, तो ये कितना हो गया 2h/3, h में से घटा लो। तो मैं ये तो टाइम आराम से निकाल सकता हूं ना, तो ये टाइम बराबर होगा। क्या कहते हो आप कहेंगे हाँ सर सही बात है, ये टाइम भी मैं निकाल सकता हूं। तो ये टाइम और ये टाइम, आने और जाने का भी पता, यानी कि जाने में कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू √2h/g टोटल टाइम। मतलब यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा, ये मैंने टाइम इसको कैपिटल टी बोल दिया मैंने, तो उतना ही जाने में लगा होगा। एक बात तो ये क्लियर हुई। अब अब ध्यान से देखना, अगर इस टाइम में से इसको घटा दिया जाए तो ये t1 आ जाएगा, यानी कि t1 कम्स आउट टू बी t माइनस, और ये जो गिरने का टाइम लगा है ये t डैश लिख लो, t डैश। और t डैश इजीली लिखा जा सकता है क्योंकि यहां से यहां तक तो ऊपर से नीचे वही फ्री फॉल, यानी कि √2 × 2h/3, और g तो है ही भैया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं इसको t डैश को लिख सकता हूं, इसमें से मैं 2/3 बाहर निकाल लूं, यानी कि इसको अलग अलग करके लिख लूं ताकि कॉमन लेने में आसानी, इसको ही लिख लिया। तो
चलो बाद में लिखेंगे। T2 देख लेते हैं। T2 मतलब यहां से यहां तक का। T2 पे आ जाओ। इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब आप मुझे बताओ ये वाला और ये वाला टाइम बराबर है? आप कहेंगे हाँ सर। तो यानी कि कैपिटल टी में अगर ये टी डैश जोड़ दूं तो T2 आ जाएगा। बस यही तो है आंसर। यानी कि T1/T2 विल बी इक्वल्स टू √2h/g, तो कॉमन ले लो। तो ये कितना बन जाएगा जी? 1 प्लस, सॉरी ऊपर माइनस आएगा ना, 1 माइनस √2/3 अपॉन √2h/g। नीचे प्लस है, 1 प्लस √2/3। काट दो, एलसीएम ले लो। √3 माइनस √2 अपॉन √3, √3 प्लस √2 अपॉन √3। काट दो, तो आंसर है आपका √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ऑप्शन चेक करो भैया। तो जो इतना मुश्किल सा दिखने, ये तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस ऐसे सवालों को तो भाई 10-10 सेकंड में बच्चे उड़ा देते हैं। और आप ही होंगे वो, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग बच्चे आते हैं, आप ही हो वो। तो आपने ये अगर डायग्राम ये तोड़ना मरोड़ना सीख लिया, ऐसे सवाल ना सोच के जैसे ही मैंने यहां से सोचा सवाल, मेरा सारा सवाल हो गया। तो इसीलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में की पॉइंट क्या है, सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर सवाल इधर से तो इधर से भी सोचो। जब आप सोचोगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप तभी तो होगी जब आप सोचोगे। तो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, नया सवाल आपके सामने आ रहा है, तो भाई सोचो। सोचने से ही आप इंप्रूव करोगे। अदरवाइज आप ऐसे किसी की बात सुनोगे या वो सवाल याद कर लोगे, रट लोगे, तो वही है। फिर जैसे 25-26 में आप पेपर आने लगा है, पेपर फिर आप कहोगे कि सर ये तो बन ही नहीं पाता, नया सवाल बन नहीं पाता। भाई वो तो सीखना पड़ेगा, और वो मैं जो आपको सिखा रहा हूं एक एक बात, वो आपको ध्यान रखनी है। फिर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। अब इस टॉपिक का, सॉरी इस चैप्टर, इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बच्चे। ये पेन वेन सब खत्म हो गया है क्या भैया? ब्लैक पेन। चलो जी, देखो भैया, हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ, क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर रहा था ना एयर रेजिस्टेंस, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट कर लें, ठीक है बच्चे, तो क्या फर्क पड़ेगा? एयर रेजिस्टेंस को भी अगर हम क्या कर लें जी, काउंट कर लें, तो बनाते हैं। पहले पता तो चले ना। अगर फिजिक्स में आपको ये पता चल गया कि हो क्या रहा है, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपने ये बॉल फेंकी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये ऊपर जाएगी, और अगर एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एयर रेजिस्टेंस तो इसको हमेशा रोकेगा ही। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट कर रहा है, तो मोशन ऐसे हो या ऐसे हो, एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं एयर रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज इसका जो एक्सेलेरेशन है वो ए है, ये अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात करता हूँ किसकी, असेंडिंग मोशन की। कोई ऐसा वो नहीं है भाई कि अलग से कुछ आ रहा है, समझ रहे हैं आप? नॉर्मल है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है, बस एच हाइट जाना है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे एक्सेलेरेशन जी कहाँ है? आप कहोगे नीचे, डन है। एयर रेजिस्टेंस वो भी कहाँ लगेगा, क्योंकि मोशन कैसे हो रही है ऐसे, ये वी वेलोसिटी मान ली, क्योंकि यहाँ जाके तो रुकना ही है। आप कहेंगे हाँ। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना हो गया? यहाँ पे जो ए नेट है वो कितना हो गया तुम्हारा, जी प्लस ए, यानी कि बढ़ गया एक्सेलेरेशन। तो लेट्स सपोज यहाँ टाइम कितना लगा, t1, तो टाइम t1 कितना हो जाएगा, u अपॉन एक्सेलेरेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ g की जगह अब g प्लस ए हो जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। यानी कि √2h/g होता था, लेकिन यहाँ g प्लस ए हो जाएगा, बस कोई फर्क नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेकेंड चीज, अगर मैं डिसेंडिंग मोशन की बात करूं, तो डिसेंडिंग मोशन में क्या है आप खुद समझो। अगर ये नीचे गिर रहा है u वेलोसिटी से, मान लो
एक्सेलरेशन जी तो हमेशा नीचे ही रहेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, इसका अपोज करता है ना। अरे आप बाइक पे बैठ के चल रहे हो, आप सोचो तो एयर आपको पीछे ही तो धक्का मारेगी ना। तो ये से तो अब नेट कितना हुआ, एक्सेलरेशन जो नेट हुआ वो आया जी माइनस ए, तो जी में से ये घटाना पड़ेगा नेट एक्सेलरेशन। तो तो T2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ जो तुम्हारा आएगा वो कितना आ जाएगा, ये h हाइट है, अगर h की टर्म में √2h बाई जी होता है तो यहाँ g माइनस ए हो जाएगा। तो आप खुद देखो, असेंडिंग में टाइम जो है और मैं डिसेंडिंग के अगर टाइम को कंपेयर करूं, तो असेंडिंग का टाइम कितना है जी, ये g प्लस ए है, तो असेंडिंग का टाइम कम है और डिसेंडिंग का टाइम ज़्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये भी सवाल आता है, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग में टाइम किसका ज़्यादा है, तो अब समझ में आया आपके, क्योंकि एच हाइट ऊपर तक गया, अब ये नीचे गिर के यहाँ आएगा, तो T2 तो क्या होगा √2h बाई जी। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो ना आप, ऐसे लगा लो, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, ऊपर से नीचे जब ये गिरा तो ये कितना हो जाएगा 2h बाई ए। तो वहां हमारा ए जी के बराबर था, इसलिए मैं जी लिख रहा था, लेकिन यहाँ जी प्लस ए असेंडिंग में है और डिसेंडिंग में जी माइनस ए, ये मैंने डिसेंडिंग वाला आपको बना के दिखाया। तो इसका मतलब, अब दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने जैसे यहां से यहां तक जो जाने में अगर वेलोसिटी की बात करूं मैं, लेट्स सपोज ये v1 है, और जब ये आके हिट करेगा, अब एक्सेलेरेशन अलग अलग है, तो v1 v2 में भी वो कंपेयर करा लेता है कई बार। तो अगर आप ध्यान से देखो, v1 v2 को मैं कंपेयर करता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ, v क्या होता है √2gh, ये होता है ना 2g यानी कि a h। अब ये a1 है और इसको मैं a2, डिसेंडिंग वाले को a2 कितना हो गया g माइनस ए, a1 कितना हो गया g प्लस ए। ठीक है भैया, तो यानी कि v1 कितना हुआ √2g प्लस ए इंटू एच, और v2 कितना हुआ √2g माइनस ए। मतलब जहां आप एक्सेलेरेशन है ना, वो प्रॉपर नेट लिखना है आपने, ये कम है ये ज्यादा है, क्या कह सकते हैं आप v1 विल बी ग्रेटर देन v2? अरे हाँ है ना। तो v1 क्या है, जो वेलोसिटी से आपने फेंका, तो जब ये वापस गिर रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी, उतनी नहीं होगी। क्या आप ये मेरी बात, क्यों, क्योंकि आप देख लो, पहले जी से एक्सेलरेट कर रहा था, ये देखो अब जी माइनस ए से एक्सेलरेट कर रहा है। यहां जितना भी आपने इसको फेंका, ये प्रूव हो रही है ना बात मैथमेटिकली, ये जी माइनस ए है अब यहाँ पे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और टाइम का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, टाइम क्या है, T1 इज लेस देन T2। तो डिसेंडिंग में टाइम तुम्हारा ज्यादा लगेगा, असेंडिंग में जो टाइम होगा वो तुम्हारा कम होगा। तो ये एयर रेजिस्टेंस का बेसिकली जो फर्क है वो मैंने आपको बताया है। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। ये तो ठीक है, थोड़ी थियोरी होगी, अब सवाल जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर मेरे हिसाब से समझ में आएगा। सवाल अपन लिख लेते हैं। ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड it experience resistive force, मतलब ये हमेशा मोशन का अपोज करेगा, which produce, अब इसने अलग से दे दिया, रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेशो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ, और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप अगर रटेंगे फिजिक्स को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। चलो जी, तो बस इतना याद रखो आप, एसेंट यानी कि ऊपर वाली अगर यू वेलोसिटी ऐसे तो जी नीचे, रिटार्ड यानी कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एयर रिटार्ड करेगी, तो ये असेंडिंग हो गया। यहाँ पे ए नेट कितना आएगा जी प्लस ए, तो ये तो कॉमन सेंस है ना, समझ गए आप। तो T1 कितना हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, टी ए √2h बाई ए की जगह क्या आ जाएगा जी प्लस ए।
इक्वेशन नंबर 1। फिर टाइम ऑफ डिसेंट, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नीचे गिर रहा है, जी तो नीचे, तो एक्सेलरेशन जो रिटार्ड होगा वो तो इसके ऑपोजिट, एयर तो हमेशा रिटार्ड ही करेगी ना, तो ए नेट यहाँ कितना आएगा, जी माइनस ए, यानी कि 2h/a, पहले हम जी लिखते थे, अब जी माइनस ए, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल्स टू रूट जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, 2h तो कट ही जाएगा, जी कितना है तुम्हारा 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, यानी कि 8/12, 2 3, यानी कि कितना आ जाएगा, √2/3। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऐसी बसड़ मचा दी, सीधा काट दिया मैंने रूट वो एक लाइन कट कर दिया मैंने, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये 8/12 तो मैंने सीधा 4×2 = 8, 4×3 = 12 सीधा लिख दिया। तो कुछ बातों का जिनका आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताने की यहाँ कोशिश करी है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट हैं, वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। जैसे कि हम जो बात करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बच्चे, ट्रू और फॉल्स के बारे में। तो कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल है इन वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ए पहला स्टेटमेंट है। किसके लिए बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल की नहीं, वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि अभी वही पढ़ा है तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है कि ए है विद, एक एक के बारे में बात करेंगे, उसी का जवाब देते चलेंगे। विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में have non-zero acceleration at that instant। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये सवाल जो है, जो ये बात है, वो बिल्कुल सही है। ब्लू पेन भी अपन ले लेते हैं, ब्लू पेन भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, आ जाएगी। तो ये बात आपको सीधा सीधा समझ में आ रही होंगी, ट्रू है। क्यों है, रीज़न तो देना पड़ेगा जी, बिना रीज़न के तो फिजिक्स चलती नहीं है। यहाँ से आपने यू स्पीड से फेंका, ये यहाँ जाके रुक गया, वेलोसिटी ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो, क्योंकि स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन इस मूवमेंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर। तो इस इंस्टेंट पे जब ये ऊपर जाके रुका तो इसके पास क्या है, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन, तो इसलिए मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो हाँ, ये कंडीशन पॉसिबल है, उसका केस मैंने आपको ये बता ही दिया। डन है, पढ़ के आए हैं अभी हम, मोशन द ग्रेविटी में ही तो पढ़ रहे हैं। फिर बी वाले की बात करते हैं। बी, बी है विद जीरो स्पीड, विद जीरो स्पीड may have non-zero acceleration। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं जीरो स्पीड, जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो ये तो ऊपर वाले लिख दिया मैंने, नॉन जीरो एक्सेलरेशन नहीं, नॉन जीरो वेलोसिटी। देखो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, जीरो स्पीड का मतलब क्या है? जीरो स्पीड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही स्पीड होता है और स्पीड कितनी है, जीरो, तो भाई वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, नहीं भाई, मस्ट हैव जीरो वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये करेक्ट कब होगा, ए पार्टिकल
in one dimensional motion with zero speed must have zero velocity. नॉन जीरो का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, और अगर ये जीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होना पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नॉन जीरो की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। अगला स्टेटमेंट देखो, विद कांस्टेंट कांस्टेंट कौन ये हो गया तुम्हारा, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अब आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा, आप तुरंत कह देंगे सर ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि खाली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उससे हम ये नहीं बता सकते स्पीड अप है या स्पीड डाउन है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, दोनों की इन्फो जरूरी है। कैसे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, यानी कि ये भी पॉजिटिव मान लो और ये भी पॉजिटिव, तब है स्पीड अप। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कौन सा तुम्हारा, स्पीड डाउन। कौन सा होता है भैया, स्पीड डाउन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन में ये सारी चीजें यहाँ हमारा एक खत्म होता है। इसका लास्ट सेक्शन बस हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा ग्राफ। ग्राफ पे फिर सवाल हम कैसे करेंगे, कहाँ आप अटकोगे, तो सारी बातें मैं आपसे करूँगा। तो ग्राफ के लिए अपन सिचुएशन क्या बनाते हैं कि एक बॉल है जिसको हम ड्रॉप कर लेते हैं फ्रॉम डी हाइट। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डी हाइट, ठीक है जी, अबव द ग्राउंड, और ये इसका कॉलिजन हम इलास्टिक ले लेते हैं, मतलब रिबाउंड करती है, सेम टक्कर मारने के बाद सेम स्पीड से ऊपर जाती है। तो लिख भी लेते हैं ये, इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, इलास्टिकली का स्ट्राइक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिकली, ठीक है जी। अब हमने जो लेना है टेक डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, और रेफरेंस किसको लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस किसको लेना है, आपको ग्राउंड को लेना है, ग्राउंड मेरा रेफरेंस है, और मुझे क्या ड्रॉ करना है, पहला एटी ग्राफ इस सिचुएशन का, अब सिचुएशन का ड्रॉ करना आना चाहिए, दूसरा वीटी ग्राफ, तीसरा एक्सटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर फोर्थ स्पीड टाइम ग्राफ। ये कर लिया तो ये तो ठीक है, आसानी है। फिफ्थ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वी और एक्स का, ये अबव द ग्राउंड यहाँ से लेना है, ठीक है, ग्राउंड रेफरेंस है वी और एक्स के बीच में, तो ये मुझे ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करने मतलब सीखने हैं मुझे, तो आपका टोटल जो फोकस होना चाहिए वो सीखने पे होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो आप, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये है ग्राउंड और ये मेरा है रेफरेंस, जो मुझे ये लेना है, ये रेफरेंस लेना है। बॉल कहाँ है, यहाँ है, u इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या किए, रिलीज, और टेक डाउनवर्ड नेगेटिव, यानी कि g तो हमेशा नीचे ही होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस के जी, यानी कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं 80 ग्राफ बनाऊं, तो आप 80 ग्राफ कैसे बनाओगे, a इधर लिखोगे, t इधर लिखोगे, तो नेगेटिव को तो नीचे ही शो करोगे, और कांस्टेंट है तो इसे स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, तो ये तो 80 ग्राफ आया। फिर मैं वीटी ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँ, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या है, जीरो, रिलीज किया है,
सो v विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। अब ये बात तो, ये तो इक्वेशंस है, मैं बिना इक्वेशन के भी सोच सकता हूँ। कैसे? आओ जाओ जी, मजा आएगा आपको। वीटी ग्राफ बनाते हैं। यहां से यहां जब ये आएगा तो इधर आके टक्कर मारेगा ऐसे v वेलोसिटी से, और सिनेरियो क्या है, फिर v से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जीरो हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ, यहाँ जीरो से छोड़ा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होगी और नेगेटिव, v t का जो स्लोप है, एक्सेलरेशन क्या आता है dv बाई dt, और इसका स्लोप, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आना चाहिए और नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव अगर आना चाहिए, आप मुझे ये बताओ, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ये जो vt ग्राफ है वो स्लोप कांस्टेंट किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन है तो या तो ऐसे बनाओ आप, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है t इक्वल टू जीरो पे। अब ये तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे। फिर जब ये यहाँ के टक्कर मारेगा, ये आ गया इधर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो तुरंत वेलोसिटी, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर। इसको अपन ब्लू से ही बनाते हैं, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और कहाँ जाएगी, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो पॉजिटिव है तो ऐसे क्यों बनाया, ये रीजन क्या है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। और देखो हर एक चीज सेटिस्फाई, ये तो बन ही नहीं सकता, इसको तो काट ही दो। यहाँ भी देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव, यहाँ भी क्या है, स्लोप नेगेटिव। अब यहाँ के बाद फिर वो नीचे, तो सेम ग्राफ रिपीट होगा ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसे रिपीट होता चला जाएगा आगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब बात करें, अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बच्चे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आया, वीटी कुछ इस तरीके का आया, बनाना आना चाहिए। आई होप कि मैंने हर एक बात समझाई है। तो वो ऐसे चलता जाएगा, देखो स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और सिनेरियो क्या आता है, यहाँ फिर से बना लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। ये मेरा यहाँ से रेफरेंस है। तो ये आपने u इज इक्वल टू जीरो, जब ये यहाँ के टक्कर मारेगा तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, देखो नेगेटिव में बढ़ रही है। जैसे ही टक्कर मारा तो ये टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो इसलिए अब वो पॉजिटिव में जीरो होगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो प्लस होगी, तो आपको यहाँ से शो करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आया। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला, अब ये रिपीट हो रहा है देखो, फिर ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ, मैं कह दूं आपको स्पीड टाइम बनाना, वीटी आपके पास है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड देखा, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती तो बस ग्राफ यहाँ जाएगा। ये जो नेगेटिव वाला है ये ऊपर शिफ्ट कर दो, और कुछ नहीं है ऐसे। ये क्या है तुम्हारा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना भाई, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कुल मिला के आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं किसकी, स्पीड टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वी एक्स ग्राफ अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हो गया तुम्हारा वी एक्स ग्राफ, एक्स टी, पहले एक्स टी भी बनाए क्या, एक्स टी चलो बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। वी एक्स ग्राफ को देख लेते हैं पहले, वी एक्स ग्राफ वापस से बना लो एक बार, ताकि ये रेफरेंस है तुम्हारा, समझने में आसानी पड़े। यहाँ से बॉल है आपने रिलीज की, यहाँ के वो टकराएगी। ये हाइट कितनी दे रखी है आपको, डी हाइट से छोड़ दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके एक बार ये देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ तो फिर बन ही जाएगा, ये वी हो गया, ये एक्स हो गया, ये हाइट होगी, मतलब इस हाइट, लेकिन रेफरेंस तुम्हारा एक ग्राउंड है, यहाँ से लेना है। कुछ टाइम बाद मैं मान लेता हूँ ये यहाँ आ गया, कितनी एक्स डिस्टेंस ऊपर ग्राउंड से, इनिशियली यहाँ था, तो इनिशियली तो जीरो, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन माइनस जी, एस, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो यहाँ है, कितना है, डी है, और इनिशियल कहाँ है, एक्स पे है, सॉरी, इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, क्योंकि यहाँ से तो रिलीज किया है आपने। तो एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो गया, फाइनल पोजीशन, यानी कि एक्स
माइनस टी, ऐसे तो लिखते हो। जो अभी तक हम एस लिख रहे थे, अब यहाँ आपको वो मैं इक्वेशन अप्लाई करना भी बताता हूँ। जैसे हम क्या कर रहे थे, हम लेट्स सपोज ऐसे इस इक्वेशन को लिख रहे थे और ये ओरिजिन था हमारा, ये हमारा रेफरेंस होता था, और गाड़ी तुम्हारी जैसे यहाँ चली गई, तो मैं ये एस डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ u क्या है, 0, ये v निकालनी होती थी, तो अपन क्या करते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये 0, तो वी स्क्वायर क्या हो जाता है तुम्हारा 2a, अगर वो इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो, और एस एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा मान लो ये x है, तो सीधा हम क्या लिख देते थे x। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसको, क्योंकि यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कहाँ है वो तुम्हारा ओरिजिन पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, तो ये क्या होगा x माइनस 0, तो 0 ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो, वो इनिशियली ओरिजिन पे नहीं है, यानी कि रेफरेंस जहां से आप ले रहे हो वहां नहीं है, वो दूर है, तो ये पोजीशन कौन सी है उसकी, इनिशियल, और ये पोजीशन कौन सी है उसकी, फाइनल। तो मैं तो रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई होप कि आपको यहाँ ये चीज़ भी समझ में आई होगी, जो कि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती। 2GD, अगर आप ध्यान से देखें तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वी वाई पे है, यानी कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि पैराबोला बनेगा। और कौन सा पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, ऐसे वाला। अब आप आ जाओ बनाते हैं इसको। इनिशियली कहाँ है, ये डी मान लिया मैंने, डी, क्योंकि ग्राफ कहाँ से, एक्स जीरो कर दो आप, एक्स को क्या कर दो आप, जीरो। जब x को आप जीरो कर दोगे, x को जीरो कर दोगे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, √2GD, यही तो आएगी। तो यहाँ अगर आपने, ये तुम्हारा हो गया, x हो गया तुम्हारा, अगर मैं x को d कर देता हूँ, x को d कर दो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। भाई x को d कर दो, यहाँ से तो छोड़ा ही है, तो यहाँ से छोड़ा है, और पैराबोला कैसा बनेगा, ये वाला। यहाँ के टक्कर लगाई, टक्कर लगाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, ऊपर की तरफ। अब ग्राफ यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और ये कैसा बनेगा, ये वाला पैराबोला। ये ग्राफ समझने में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। अब इस ग्राफ की इन डिटेलिंग थोड़ा सा हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। देखो, पहली बात तो इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में आप हर एक चीज़ करके देख लो। अगर मैं x जीरो कर दूँ यहाँ, देखो, अगर x में जीरो कर दूं तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2GD के बराबर, यानी कि v इज इक्वल टू √2GD। अगर मैं ये आपसे पूछूं, ये बॉल ऊपर से छोड़ी है आपने, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, √2GH, h कितनी है, d, सेम ही तो आ गया। तो x अगर कितना है तुम्हारा, ये तो मैं x के साथ वेरिएशन देख रहा हूँ ना, x कितना है तुम्हारा, 0, x 0, तो वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी, मैक्सिमम, ये देखो। और वेलोसिटी जो ऊपर से छोड़ रहे हो तो नेगेटिव होनी चाहिए, सारी चीजें फिट बैठ रही है। और ग्राफ की शेप कैसी आनी चाहिए, पैराबोला, वो मुझे यहाँ से पता चल गई। तो आई होप आपको, फिर जैसे ये ऊपर वाली जर्नी, तो पॉजिटिव से तुम्हारा डी जब आएगा तो वेलोसिटी फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखो, 0 से जब डी जाएगा, 0 से जब डी जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये ग्राफ सेम जो चीज है उसको शो कर रहा है ग्राफ तुम्हारा। आई होप कि आपको ये जो मेरी बात है ये समझ में आ रही होगी, क्या मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश इसमें करी है। अब इसमें अपन इसी के ऊपर एक सवाल जो कि बड़ा फेमस है और आया हुआ सवाल है जेई मेंस में, तो वो एक बार एक सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ, सवाल लिख लेते हैं एक बार। सवाल है जैसे कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ऐसे लिख लेते हैं अपन, ऐसे ही बना देता हूँ मैं, लैंग्वेज में तो क्या ही लिखूंगा। सवाल क्या है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ये डिस्टेंस दी है, ड्रॉप किया गया, लेकिन जब वो यहाँ टकराता है, टकराने के बाद ऊपर जाता है, तो वो खाली यहीं तक पहुंच पाता है, कितने डिस्टेंस, d/2। डन है। डाउनवर्ड को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, रेफरेंस आपको ग्राउंड चूज करना है, और आपको ये ग्राफ है ए, ग्राफ में बना देता हूँ, और वो ग्राफ आपको चूज करना है। वेलोसिटी, हाइट, ये डी, ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। डी, बी हो गया तुम्हारा, ये भी वेलोसिटी, एच, डिस्टेंस दी, सी दे रखा है तुम्हें कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी, एच,
ठीक है जी, ये 3 ग्राफ हैं। इन 3 ग्राफ में से आपको दिख भी गया होगा कि कौन सा ग्राफ चूज़ करना है आपने। देखो मुझे पता है जब भी मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी मैं जो सवाल करके आया, मुझे पता है पैराबोला बनना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, पैराबोला बनेगा, ये मेरा रेफरेंस है। जब वो डी डिस्टेंस पे था उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब वो डी डिस्टेंस पे था वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी नीचे की तरफ नेगेटिव में बढ़ेगी, तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कुछ ऐसे चलेगा। फिर जैसे वो यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जानी है, तो यहाँ ग्राफ यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये d/2 तक जाएगा, तो ग्राफ पहले हमारा यहाँ खत्म हो रहा था, यहाँ ना खत्म होकर अब वो कहाँ, यहाँ d/2। ये तो दोनों ही ऊपर हो गए, इम्पॉसिबल है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। अब आपका एक्स टी ग्राफ और बचता है इसमें। अब हम एक्स टी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो जी, ग्राफ इस चीज़ का बना रहे हैं, किस चीज़ का बना रहे हैं, बस वो ग्राफ के ऊपर चीज़ें हमें से बनानी होती हैं और कंडीशन सारी फुलफिल करनी होती है। यहाँ से आपने इसको रिलीज किया है, डन है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, डी है, ये रेफरेंस है मेरा, ठीक है, ग्राउंड पर लिया है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन होती है। x बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब s, इसको s लिख लो क्योंकि आप s से याद रखते हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लिया कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम ये यहाँ है, कितनी डिस्टेंस ऊपर, x डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइट का वेरिएशन कैसा है और टाइम के साथ वो बताना है मुझे, रेफरेंस ये लेना है, सवाल में भी ये गिवन था। तो अगर अपन देखें बच्चे, फाइनल कहाँ है, यहाँ है, यानी कि फाइनल x है, माइनस रेफरेंस से इनिशियल कहाँ है, डी डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू u क्या है, 0। तो ये हो जाएगा हाफ एक्सेलेरेशन, डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव माना है और g तो नीचे ही है, यानी कि माइनस जी टी स्क्वायर। ये यहाँ पहुँच गया आफ्टर टी टाइम, इसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो देखो ये ध्यान से, अगर आप देखोगे आपको दिखेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, पैराबोला दिख रहा है आपको। तो अगर मैं ये इक्वेशन ड्रॉ करूँ, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करूँ डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, तो आप पैराबोला बनना है। कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर समझ ना आ रहा हो तो जो x जो y, ये तो y होता है ना और ये x होता है, लिख लो एक बार, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, t की जगह x रख लो, दिख रहा है ना आपको डाउनवर्ड पैराबोला। तो कुछ नीचे की तरफ शेप बनेगी। अब देखते हैं एक्स टी ग्राफ का। अब देखो ये तो एक कौन सी वाली, ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन मैं थोड़ा सा किसके बारे में बात करूंगा, एनालिटिकल अप्रोच के, क्योंकि वही आपको सीखने में ज्यादा फायदा है। एनालिटिकल अप्रोच, उससे सवाल थोड़े फास्ट बनते हैं। एनालिटिकल अप्रोच, इसमें क्या है, रेड पेन से ही बना लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से आपने रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या है, 0। सबसे पहली बात आप जो ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आप कहेंगे ये तो बात पता है सर, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। चलो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक्स टी स्लोप इंक्रीज। फिर अगर डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स टी। ये याद है ना, नेगेटिव है तो फिर नीचे की तरफ ये वाले ग्राफ बनेंगे। ये हमने ग्राफ जब मैंने आपको सिखाया था तो ये सारी बातें मैंने सिखाई थी, जो बच्चा पहले लेक्चर देख के आया होगा। तो लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि मैं अब इस बात का डिस्कशन करूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब, तो ये पिछले वाली बातें आपको आनी चाहिए। तो यहां अगर आप देखें, ऊपर से वेलोसिटी नीचे इंक्रीज होगी, जब ये यहाँ के हिट कर रहा होगा तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, √2gh, 2gh यानी कि 2gd। लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है और नीचे को नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है, ये शो करना है। क्योंकि जैसे ही वो टक्कर मार के ऊपर जाएगा, यहाँ स्ट्राइक करके ऊपर जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। अब डिस्प्लेसमेंट यहां से डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब ग्राफ आप खुद सोचो ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट घटना है, तो कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। या वेलोसिटी देखो, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
और नेगेटिव है। नेगेटिव का आपको देखना है, आप कहीं भी स्लोप आप इस पॉइंट पे देख लो। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखो नेगेटिव बन रहा है नहीं बन रहा है, या इधर से देखोगे तो ऑब्ट्यूस बन रहा है, ऐसे सोच लो। तो वो आपके ऊपर है, कैसे भी सोचना है आपको। तो अब दूसरी बात यहाँ आ गई, इस टाइम पे, अब ये टाइम ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होता है, ये टाइम टी 1 = √2h/g, यानी कि 2d/g, ये टाइम पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0। अब जैसे ही ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ना शुरू होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो तुम्हें नहीं लगता ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ स्लोप क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d। तो ये वाली चीज, अब ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे रिपीट करता रहेगा, ग्राफ ऐसे, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का इधर ग्राफ हो गया। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने क्या आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करी है। दूसरा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आप खुद बना के देखना, आप सोचना कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा। आई थिंक अगर आप बनाओगे तो आपको वो सेंस बनेगी, आपको समझ बनेगी कि, क्योंकि डिस्टेंस, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैंने पहले भी समझाया था, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती। जैसे यहाँ तो डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप डिस्टेंस टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको वो समझ बनेगी कि बनाना कैसे है। तो ये आपका टास्क है, ठीक है, आप बनाओगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा चीज़ों के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आपको मैं जो बातें हैं वो समझा पाऊँ अच्छे से। बाकी आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और एक अच्छी सलाह ये है कि हर बात को सीखने की कोशिश करें, ऐसे हवा में मत उड़ाओ, क्योंकि अब 25-26 में पेपर कंपटीशन बढ़ने लग रहा है, तो पेपर अब थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच वाला आएगा, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग वाला पेपर आएगा। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया और आपने लिख दिया और आंसर निकाल लिया, अब वैसी चीजें होनी बंद हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।